जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिहार पुलिस का आज सेकेंड सीरीज, जिसमें मैं आपको 30 प्रश्न कराऊंगा जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का। प्रश्न हमारा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1931 में की गई थी। अब देखो, जयप्रकाश नारायण, अंबिका सिन्हा, गंगा शरण सिन्हा और अब्दुल बारी के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। और अगर मैं पूछूं कब की गई थी, तो 1931 में की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों। अब बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। यहाँ पर राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। अतः 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, जल दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे आप कि 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। और बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो क्या बोलोगे? 38 जिले हैं बिहार में मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के कितने राज्य की सीमा बिहार की सीमा से स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्य की सीमा बिहार के सीमा को स्पर्श करती है? सबसे पहले मैप में देखते हैं कि बिहार दोस्तों, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है यही बिहार है। और इस बिहार की आकृति जो है वो है आयताकार। याद रखना, बिहार की आकृति कैसी है? तो आयताकार है बिहार की आकृति मेरे प्यारे दोस्तों। याद रखना, जो हमारा बिहार है इसकी आकृति कैसी है? तो क्या बोलोगे आप कि आयताकार है बिहार की आकृति। अब देखो, जो दोस्तों बिहार हमारा है, बिहार के पूरब में, बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है? तो बिहार के पूरब में जो है वो है पश्चिम बंगाल। बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। अब बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम में कौन है? बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश दोस्तों। कौन सा राज्य है बिहार के पश्चिम में? तो उत्तर प्रदेश है बिहार के पश्चिम में दोस्तों। अब बिहार के उत्तर में दोस्तों कौन सा देश है? तो नेपाल है। यहाँ पर कौन सा देश है? नेपाल। और बिहार के दक्षिण में जो है ये वाला राज्य आपको दिख रहा होगा, ये झारखंड है। कौन है दोस्तों? तो झारखंड राज्य है। तो दोस्तों देखो, बिहार की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो क्या बोला आपने? पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया। तो 3 राज्यों को स्पर्श करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और एक देश से भी लगती है, नेपाल से। तो मैंने आपसे पूछ बताया अभी आपको कि बिहार की आकृति कैसी है। तो क्या बोलोगे आप कि बिहार की आकृति जो है वो कितनी है दोस्तों? तो बिहार की आकृति जो है वो है आयताकार है बिहार की आकृति। याद रखना। अच्छा, भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्फलकीय है दोस्तों भारत की आकृति। यह भी प्रश्न दोस्तों आप याद रखना। अब देखो, मोइन उल हक स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम मेरे प्यारे दोस्तों? तो स्टेडियम का नाम है मोइन उल हक स्टेडियम, जो बिहार के पटना में है। और सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ है? गया में। खुदीराम बोस स्टेडियम कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहाँ है? आरा में। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह दोस्तों। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार राज्य में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? बिहार राज्य में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कि सुशील कुमार मोदी के द्वारा सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों देखो, बिहार के बारे में मैंने कई सारे प्रश्न बताए। तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? बिहार में है। बिहार का सबसे गर्म जिला और बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो क्या गया जो है वो बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है। बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है आपका वो औरंगाबाद है। और बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो आपका है वो किशनगंज है। सर्वाधिक सिंचित प्रदेश वाला जिला जो बिहार का है वो कौन सा है? तो शेखपुरा है। फिर से रिपीट कर लो एक बार, अगर पूछे बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है और ठंडा जिला कौन सा है, तो क्या बोलोगे? गया। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है दोस्तों?
तो शेखपुरा है। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई है। तमासीन जलप्रपात बिहार के महाने नदी पर दोस्तों है। और ककोलत जलप्रपात जो है ये लोहरदगा पहाड़ी पर है। ककोलत जलप्रपात क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। और बिहार का सबसे छोटा जिला दोस्तों कौन सा है? तो शिवहर है बिहार का सबसे छोटा जिला। जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो पटना में है जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाबोधि मंदिर का तो नाम आपने सुना होगा कि महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया में है। कहाँ है महाबोधि मंदिर? बोध गया में है। और इस महाबोधि मंदिर को कब? तो 2002 में। और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में। महाबोधि मंदिर को कब? तो 2002 में। और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया था। बिहार की जनजाति का नाम है उराव, खरवाड़ और थारू जो है ये बिहार की प्रमुख जनजाति है। बिहार का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया जो है ये बिहार का मुख्य लोक नृत्य है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। और शेरशाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार कौन है? तो मीर मोहम्मद अलीवाल खान शेरशाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार है। अच्छा आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक पाइराइट्स है। भारत में सर्वाधिक पाइराइट्स किस राज्य में प्राप्त किया जाता है? तो बिहार में दोस्तों। भारत में सर्वाधिक पाइराइट्स जो प्राप्त किया जाता है वो कहां प्राप्त किया जाता है? बिहार में। अब देखो दोस्तों उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा होगा ना, तो उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखना कि उत्तर प्रदेश में आपका है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। झारखंड में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राष्ट्रीय बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है? तो झारखंड में है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो क्या बोलोगे आप? बिहार में है। और पश्चिम बंगाल में है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। कई बार पूछा गया है कि सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो शेखपुरा है। और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो बिहार की राजधानी पटना दोस्तों बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों आप बता दो कि बिहार का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? पर बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अच्छा इसमें प्रश्न आपका सदिश राशि कौन सा है? तो याद रखना जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वो सदिश राशि है। और विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों है तो ये कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। द्रव्यमान, कार्य और दाब, द्रव्यमान, कार्य और दाब जो है ये अदिश राशि है। याद रखना ये तीनों कौन सी राशि है? अदिश राशि। तो मैंने क्या बोला कि परिमाण और दिशा जब दोनों होगा तो कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि। वेग कौन सी राशि है? वेग। तो याद रखना सदिश राशि बल, वेग, बल, संवेग। याद रखना वेग, बल और संवेग कौन सी राशि है? तो दोस्तों याद रखना सदिश राशि है। तुरंत विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता और विद्युत धारा जो है ये कौन सी राशि है? तो याद रखना सदिश राशि है। और घनत्व भी दोस्तों याद रखना सदिश राशि है। घनत्व कौन सी राशि है? तो घनत्व जो है ये सदिश राशि है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो जो आपका भार या मेरा भार है उसका 60% है। मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 7% होता है। कितना परसेंट होता है दोस्तों? 7%। अब देखो रक्त के बारे में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं तो वो भी देखते हैं। रक्त का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी में। और रक्त कैसा उत्तक है? कितना बार पूछा गया है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। रक्त की प्रकृति दोस्तों कैसी है? तो क्षारीय है रक्त की प्रकृति। और रक्त का पीएच मान जो है वो 7.4 है। 7 रुपया में 4 वैसे याद रखना
रक्त का पीएच मान कितना है 7.4। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच मान का खोज जो किया गया था वो सोरेनसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया पीएच मान का खोज, सोरेनसन के द्वारा। रक्त दाब हम मापते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर से। रक्त दाब किससे मापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से। रक्त का निर्माण होता है बोन मैरो में, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क मनुष्य में दोस्तों देखो, भ्रूण में जो होता है ना, भ्रूण में जो रक्त का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, लीवर में होता है। भ्रूण अवस्था में जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, यकृत में। और वयस्क मनुष्य में, वयस्क मानव में जो रक्त का निर्माण होता है वो बोन मैरो में अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। अब प्रश्न है कि कौन सा असुमेलित है, कौन सा असुमेलित है। तो देखो, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी2 का नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन है विटामिन बी2 का नाम। और विटामिन के का नाम क्या है, देखो दोस्तों, विटामिन जो ई है उसका नाम है टेकोफेरॉल, याद रखना। विटामिन ई का नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल है। तो विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है। तो विटामिन ए का नाम, विटामिन के का नाम क्या है दोस्तों, तो विटामिन के का नाम है फ्यूलोक्विनोन। विटामिन के का नाम क्या है, फ्यूलोक्विनोन। अब विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। तो कौन सा असुमेलित है, तो विटामिन के वाला। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, आप बताओ। मैंने तुरंत ही बताया ना कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, आप बता दो। विटामिन ई का नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का नाम मेरे प्यारे दोस्तों ड्रेन का सिद्धांत। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने 1901 में ड्रेन का सिद्धांत दिया था। उनकी एक पुस्तक आई थी, प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में ड्रेन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और कब दिया था, तो 1901 में दिया था। 1901 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन का सिद्धांत दिया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की भी गणना की थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने मेरे प्यारे दोस्तों ड्रेन का सिद्धांत दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, मैं आपको बिहार पुलिस के रिगार्डिंग में जो प्रश्न बनेंगे एग्जाम के लिए वो मैं करवा रहा हूं। तो अब ध्यान से सुनो और समझो, ताकि आपकी तैयारी जो हो सके वो अच्छे तरीके से हो सके। ड्रेन का सिद्धांत कब दिया गया था, 1901 में दिया गया था। अब देखो, मुद्रास्फीति उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन, अर्थात मुद्रा जनित मंदी। क्या कहते हैं, मुद्रा जनित मंदी अर्थात स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन कहते हैं अर्थात मुद्रा जनित मंदी कहते हैं। इससे क्या होता है, रोजगार में मंदी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, मुद्रास्फीति के उच्च दर और बेरोजगारी के उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। पूछा गया प्रश्न था ये वाला। अब प्रश्न हमारा है, इरिडियम परत की खोज किसने की थी और नोबेल पुरस्कार भी जीता था। इरिडियम परत की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो इरिडियम की जो खोज की गई थी वो एस्टियागो रेमोन के द्वारा किया गया था। एस्टियागो रोमेन के द्वारा किया गया था। चिकनी मिट्टी किसने एक परत की खोज की थी, देखो ये मैंने क्या बोला, रिटियागो रोमेन ने एक चिकनी मिट्टी की परत की खोज की थी। और उस चिकनी मिट्टी की परत में इरिडियम की सांद्रता जो थी वो बहुत अधिक मात्रा में थी। तो जो इरिडियम है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 77 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 77 होता है। और संकेत जो होता है इरिडियम का वो होता है IR। संकेत क्या होता है, IR। और इरिडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 77 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा जो लिखी गई है उसका नाम है द थ्री मैस्केटियस। ये भी पूछा गया बिहार पुलिस में दोस्तों है, पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है, द थ्री मैस्केटियस पुस्तक जो लिखी गई है वो अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखा गया है। अब इस तीन पुस्तक को भी देख लेते हैं दोस्तों। देखो, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर के लेखक है मार्क ट्वेन। कौन है, मार्क ट्वेन है। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर के लेखक कौन है, मार्क ट्वेन। अच्छा, द डिक्लाइन एंड फ्लॉ ऑफ रोमन एम्पायर के लेखक कौन है, तो एडवर्ड गिब्बन है। एडवर्ड गिब्बन के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो द डिक्लाइन एंड
fall of Roman Empire, the gold man and the sea, the old sorry दोस्तों the old man and the sea के लेखक कौन है? तो एर्नेस्ट हेमिंगवे है। द थ्री मैक्टियस के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर ड्यूमा है। मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि द थ्री मैक्टियस के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर ड्यूमा। मेरे प्यारे दोस्तों देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बार बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो आच्छादित है वो दोमट मिट्टी में आच्छादित है। अब दोमट तो आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा होगा, तो दोमट को ही बोलते हैं कछारी मिट्टी। क्या बोलते हैं दोमट को दोस्तों? कछारी मिट्टी बोलते हैं, याद रखना। तो याद रखना बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित किस रूप में है? तो कछारी मिट्टी के रूप में या दोमट मिट्टी के रूप में। भारतीय मुद्रा में 200 रुपए के नोट का आकार क्या है? भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या है? भारतीय मुद्रा में 2000 रुपए की नोट का आकार क्या है? तो याद रखना 66 mm इंटू 166 mm। याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि भारतीय मुद्रा में 2000 रुपए के नोट का आकार कैसा है? तो 66 mm इंटू 166 mm। और याद रखना ये जो 2000 का नोट है इसके एक तरफ बापूजी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है और दूसरी तरफ जो है वो मंगलयान है। क्या कौन सा यान है? मंगलयान। और इसका रंग जो है 2000 के नोट का जो पृष्ठभूमि का रंग है वो कैसा है? तो मैजेंटा है, याद रखना। तो मैंने क्या बोला कि भारतीय मुद्रा जो है इसमें 2000 के नोट का आकार कैसा है? तो याद रखना 66 mm इंटू 166 mm। और याद रखना कि एक तरफ में महात्मा गांधी जी है और दूसरी तरफ में मंगलयान है। अच्छा भारत ने मंगलयान जो है वो मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया था, तो कब लॉन्च किया था? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? मैंने क्या बोला कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक है पतंजलि। पतंजलि के द्वारा योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। कितना बार पूछा गया एग्जाम में है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या बोलोगे आप? पतंजलि बोलोगे। उसी तरह से और भी कई दर्शन है, चाणक्य के संस्थापक है चाणक्य, योग के कौन है? पतंजलि। और याद सांख्य के कौन है? कपिल। न्याय के कौन है? गौतम। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कौन है? बद्रायन। और वैशेषिक दर्शन के कौन है? तो कानद या उलूक जो है ये वैशेषिक दर्शन की कौन है? दर्शन है दोनों दोस्तों, याद रखना। तो याद रखिए चाणक्य दर्शन के संस्थापक कौन है? चाणक्य। योग के कौन है? पतंजलि। सांख्य के कौन है? कपिल। न्याय के कौन है? गौतम। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कौन है? बद्रायन। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक किसने किया था? तो कानद या उलूक ने किया था मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अब देखो कुछ प्राचीन नदी के नाम है और उसका आधुनिक नाम है। जैसे कि परोशनी का वर्तमान में नाम क्या है? रावी। परुशनी का वर्तमान में नाम क्या है? रावी। सतुदरी का नाम है क्या है? सतलज। अस्किनी का नाम क्या है? तो चेनाब। और याद रखना ये विपास्ता का क्या है? झेलम। अब विपाशा का क्या है? व्यास। विपाशा का नाम क्या है? व्यास। सदानीरा का नाम क्या है? गंडक। दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर लो। परुशनी क्या है? आप बोलो साथ साथ रावी। सतुदरी क्या है? सतलज। अस्किनी क्या है? चेनाब। विपास्ता क्या है? झेलम। विपाशा क्या है? व्यास। और सदानीरा की का वर्तमान में नाम क्या है? आधुनिक नाम क्या है? तो गंडक। मेरे प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। कौन भारी धातु दोस्तों है? ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। आप बताओ ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कुल ज्ञात तत्व जो है प्राकृतिक में, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? कुल मिलाकर के 118। और प्राकृतिक से जो मिला है वो कितना मिला है? 98 मिला है, याद रखना। और जो बच गया वो प्रयोगशाला में तैयार किया गया है, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। तो कुल ज्ञात तत्व 118 है, प्राकृतिक में 98 है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व मिलता है वो ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा मिलता है? ऑक्सीजन दोस्तों। अच्छा पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में धातु मिलता है उसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम दोस्तों। क्या नाम है? एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। किसे कहते हैं भविष्य का ईंधन? तो हाइड्रोजन को कहते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है दोस्तों। अब देखो सबसे भारी धातु कौन सा है? ओसेनियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है? पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली और धातु का नाम क्या है? ब्रोमीन। दोस्तों देखो मैं आपके लिए एक ऐसा सीरीज लेकर आया हूं जिसमें 30 ही नहीं बल्कि करीबन 150 प्रश्नों को हम
कवर करते हैं, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो आप ये मत सोचना कि सर आपने कम दिया, 30 क्वेश्चन ही दिया है। मैंने आपको बहुत अधिक क्वेश्चन दिया है, जो कुछ एमसीक्यू के रूप में है और कुछ जो है आपके वो ऑप्शन से बनते हैं। अब देखो, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं? ब्रोमीन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? चांदी। याद रखना, आप हमेशा एग्जाम में गलती करते हो। अगर पूछता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक और धातु कौन सा है, फिर भी आप चांदी ही टिक मार देते हो, तो यही गलती करते हो आप। आपको मारना है ग्रेफाइड। अगर अधातु में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बोले तो ग्रेफाइड, और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु में बोले तो क्या बोलोगे? चांदी। अगर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला, दोस्तों याद रखना, अगर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला और धातु के बारे में पूछे तो ब्रोमीन टिक मारना है। आप टिक मारते हो पारा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो। ध्यान से समझो बात को कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो है वो पारा है, और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला और धातु जो है वो कौन सा है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो ब्रोमीन है। कौन सा है दोस्तों? ब्रोमीन है। अब देखो, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। और सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व, मतलब जितना पीटना है पीटो उसको, सबसे अधिक आघात वर्धनीय, जितना पीटना, जितना लंबा करना है, जितना लंबा करना है उतना लंबा करो इसको, वो सोना है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो सोना है। अब देखो, अगला प्रश्न हमारा है, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सोडा ग्लास को कहते हैं सॉफ्ट ग्लास। याद रखना, किसे कहते हैं? सॉफ्ट ग्लास। तो सोडा ग्लास को कहते हैं, सोडा ग्लास को कहते हैं सॉफ्ट ग्लास दोस्तों। अब देखो, कपूर का शोधन किया जाता है किसके द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। पता ही होगा आपको कि कपूर का शोधन किया जाता है किसके द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट कर दे, चंद्रमा पर क्या कर दे? बम विस्फोट। चंद्रमा, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एक उपग्रह है, जिसे बोलते हैं जीवाश्म ग्रह। अब पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह, याद रखना। और दोस्तों याद रखो, तो चंद्रमा का अध्ययन जो होता है वो होता है सेलेनोलॉजी में। चंद्रमा का अध्ययन किसमें होता है? सेलेनोलॉजी में। अच्छा दोस्तों, हम पृथ्वी पर है और चंद्रमा को देखते हैं ना, तो चंद्रमा का कितना % हिस्सा दिखाई देता है? चंद्रमा का कितना % हिस्सा दिखाई देता है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यदि चंद्रमा पर क्या कर दे? बम विस्फोट कर दे, तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। क्यों क्यों सुनाई नहीं देगा? तो इसलिए सुनाई नहीं देगा क्योंकि याद रखना, ध्वनि की चाल जो होती है वो निर्वात में क्या होती है? शून्य होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है, अतः हमें चंद्रमा पर कुछ भी करें उसकी आवाज हमको सुनाई नहीं देगी। समझ गए दोस्तों आप? आज चंद्रमा का अध्ययन किसमें होता है? मैंने तुरंत बताया ना, आप बताओ। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो 2 बार। एक वर्ष में 2 बार, अधिकतम 2 बार। अधिकतम एक वर्ष में, देखो सॉरी दोस्तों, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार बुलाया जा सकता है। कितनी बार? 2 बार। और दोनों के बीच 6 महीना का अंतर होगा, याद रखना दोस्तों। अब देखो, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है वो बहती है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी जो है वो निकलती कहां से है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अगर मैं पूछूं गिरती कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? तो खंभात, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखना, कहाँ गिरती है नर्मदा नदी? तो खंभात की खाड़ी में। और मैंने क्या बोला कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है वो बहता कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में लगभग नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो 1071 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर दोस्तों है? 1071 किलोमीटर। नर्मदा निकलती कहां से है? अमरकंटक की पहाड़ी से, और गिरती कहां है? तो गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में दोस्तों। अब गुजरात का मैंने नाम ले लिया तो याद रखना, गुजरात, यहाँ दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, गुजरात हो गया गुजरात। गुजरात में थोल झील है। कौन सा झील है? थोल झील दोस्तों। गुजरात में कौन सा झील है? तो क्या बोलोगे? थोल झील जो है वो गुजरात में है। फिर से याद रखना आप दोस्तों, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील कहाँ है? तो ये भी याद रखना कि गुजरात में है सुदर्शन झील मेरे प्यारे दोस्तों। महाराष्ट्र में कौन सा झील है मेरे भाइयों? तो बोलो लोनार झील मेरे प्यारे बच्चों। महाराष्ट्र में कौन सा झील है? लोनार झील। अब मध्य प्रदेश में है भोजताल दोस्तों। कौन सा झील है? तो भोजताल जो है ये कन्नी है, तो मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में तो बहुत सारे झील दोस्तों है। राजस्थान में कई सारे झील है, इसमें से एक झील का नाम आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। महाराष्ट्र में एक झील का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब देखो, महाराष्ट्र में मैं बता रहा हूं एक आपको, सांभर झील। कौन सा झील? कितना बार पूछा गया है? सांभर झील कहाँ है?
सांभर झील कहाँ है? सांभर खा मत लेना आप। सांभर झील जो है वो कहाँ है? तो क्या बोलोगे? राजस्थान है नहीं। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जहां पर केवलादेव घना पक्षी विहार है। केवलादेव घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जानते हैं, याद रखना। किसे जानते हैं पक्षियों का स्वर्ग के नाम से? तो केवलादेव घना पक्षी विहार को, जहां पर से जिसके बीचों बीच से दो नदी भी निकलती है, वानगंगा और गंभीरी नदी, यहीं से दोस्तों निकलती है, इसी के बीचों बीच से बहती है, याद रखना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, और हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है मेरे प्यारे भाइयों? तो आप बताओ। अच्छा दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें होता है? कॉस्मोलॉजी में होता है। ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें होता है? तो कॉस्मोलॉजी में होता है। चंद्रमा वाला बताया था ना मैंने, चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी में होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो असम का प्राचीन नाम है कामरूप। अच्छा, कलिंग किसका नाम है? कलिंग, तो कलिंग जो दोस्तों है ये ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? तो कलिंग। कलिंग किसका प्राचीन नाम है? ओडिशा का दोस्तों। अब देखो दोस्तों, नंदकानन वन्य जीव अभयारण्य, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य? तो नंदकानन, याद रखना। उड़ीसा में दोस्तों एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नंदकानन वन्य जीव अभयारण्य। नंद कानन, कानन वन्य जीव, वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य नंद कानन वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में दोस्तों है। अब बिहार में तो कितना बार बोला हूं मैं, बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे एक और प्रस्तावित किया गया है, लेकिन वर्तमान में एक है, और वो पश्चिम चंपारण में है। तो कौन सा है ये आप बताओ। और बंगाल में तो बोला था ना सिंह लीला, कौन सा? लीला, सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में है। और असम में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो रायमोना, मोना, रायमोना, कौन सा मोना? तो रायमोना जो है वो असम में है मेरे प्यारे दोस्तों। शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट जो है वो किस देश की देन है? माने शून्य आधारित बजट जो है वो किस देश की देन मानी जाती है? शून्य आधारित बजट जो है वो किस देश की देन मानी जाती है? तो अमेरिका की देन है शून्य आधारित बजट। और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। और वॉशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है दोस्तों। अब देखो, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और लंदन में दोस्तों कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है। और दिल्ली में दोस्तों नीति आयोग का हेडक्वार्टर है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर है, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां है? तो क्या बोलोगे? नई दिल्ली में है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, बिहार में किसान सभा की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले ये जानते हैं कब की गई थी? तो 1929 में की गई थी। किसान सभा की स्थापना बिहार में कब की गई? 1929 में। और स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो भारत और नेपाल के सीमा के समानांतर विस्तृत है। भारत का तराई प्रदेश विस्तृत है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, मानव जबड़े में विद्यमान, मानव जबड़े में दोस्तों, जबड़े में, मानव जबड़े में विद्यमान दांत भोजन को काटने का कार्य करता है कौन? मानव जबड़े में विद्यमान कौन सा दांत भोजन को काटने का कार्य करता है? तो कृतंक दोस्तों। और कृतंक की संख्या है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों 8। तो याद रखना, मानव जबड़े में जो विद्यमान दांत है वो कौन सा दांत है जो काटने का कार्य करता है? तो कृतंक। और दांत का अध्ययन होता है ओडेंटोलॉजी में। किसमें होता है? ओडेंटोलॉजी में। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत का ही है, एनामेल। दांत का ही सबसे कठोर पदार्थ क्या नाम है उसका? एनामेल। और एनामेल बना हुआ है कैल्शियम फास्फेट का। वयस्क मनुष्यों में दांतों की संख्या होती है 32। और अस्थाई दांत कितने होते हैं? 12। याद रखना, अस्थाई मतलब कभी नहीं टूटेंगे, वो 12 होते हैं। और दूध के दांत कितने होते हैं? तो याद रखना 20 होते हैं। तो दोस्तों दूध के दांत जो होते हैं वो टूटते हैं। दूध के दांत क्या होते हैं? तो टूटते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, दूध के दांत। अतः पूरे जीवन काल में जो दांत निकलते हैं वो 52 दांत निकलते हैं। पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? 52। जोड़ लो, देखो, 2,
दो दो चार और एक पांच, 52 दांत जो है वो पूरे जीवन काल में निकलते हैं, याद रखना। ये भी पूछा गया है कि पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो बच्चे टिक क्या करते हैं, 32। लेकिन अब आप टिक मत करना 32, अब टिक करना आप 52, याद रखना। अस्थाई दांत कितने होते हैं, 12। और दूध के दांत कितने होते हैं दोस्तों, तो 20 होते हैं। दूध के दांत टूट के फिर दोबारा होते हैं। अब देखो कृतंक को बोलते हैं, इंसाइडर की संख्या होती है 8 और ये काटना इसका काम है। और ये जो होता है जबड़े में होता है, और क्वेश्चन जबड़ा वाला पूछा था। देखो दोस्तों, अब देखो रतनक जो होता है वो 4 होता है, जिसका काम है चीर फाड़ करना। और चवर्णक की संख्या 8 होती है, इसका काम चबाना है। और चवर्णक की संख्या 12 होती है, जिसका काम क्या है दोस्तों, तो चबाना है। कृतंक, कृतंक दांत को ही बोलते हैं हंसने, देखो हंस दो अभी, तो ये दांत आपका दिखेगा दोस्तों। कृतंक की संख्या कितनी होती है, 8। ये 4 ऊपर और 4 नीचे, याद रखना दोस्तों। तो कृतंक को ही बोलते हैं स्माइली टीथ। और हाथी के दांत जो दिखाने वाले होते हैं, जो साइड से इस तरह से निकले होते हैं, तो हाथी के दांत जो दिखाने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं, कृतंक दांत ही कहते हैं दोस्तों। तो हाथी के दांत को दिखाने वाले दांत को स्माइली टीथ कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो अब है रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना जो है वो हाथ की हड्डी है। हाथ में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। अच्छा, फेलेंजस की संख्या कितनी होती है, उंगली की संख्या कितनी होती है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स। एक हाथ में उंगली की संख्या कितनी होती है, दोनों मत बोलते हैं, दोनों मिला के मैं 7 बुलाऊं कि दोनों हाथों में हड्डियों की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 7 होती है। और रेडियस और अल्ना जो है वो हाथ की हड्डी है दोस्तों। अब देखो किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है, तो अधिविक्र ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। लरो और उरो हार्मोन किसे कहते हैं, तो अधिविक्र ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन। अब खोज रहे होगे आप, ध्यान दे रहोगे बोर्ड पे, भाई साहब अधिविक्र किधर है, तो अधिविक्र को ही अंग्रेजी में बोलते हैं एंड्रीनल ग्लैंड दोस्तों, एंड्रीनल ग्रंथि। अब याद रखना, एंड्रीनल ग्रंथि जो है अधिविक्र ग्रंथि इसको बोलते हैं। और जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर सिरे पर स्थित होता है। अब एंड्रीनल जो है करता क्या है, तो यह क्रोध, उत्तेजना, संकट आदि के समय, जब क्रोध आएगा, जब उत्तेजना आएगा, जैसे सांप देख लोगे तो संकट आएगा, तो उस समय यह अधिक सक्रिय हो जाएगा। और इसका इसीलिए इसका अन्य नाम है आपातकालीन ग्रंथि। जब आपातकाल की स्थिति आएगी तो ये काम करेगा। और इसी को बोलते हैं करो या मरो हार्मोन। और जीवन रक्षक हार्मोन जो बोलते हैं वो अधिविक्र ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को बोलते हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न दोस्तों हमारा है। देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके लाता हूँ, खुद से मैं कंटेंट भी रेडी करता हूँ आपके लिए, खुद से टाइप भी करता हूँ आपके लिए मैं। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला आपका, ये आखिरी वाला प्रश्न है और मन लगा के पढ़ो आप, ताकि आप सफलता प्राप्त करो। इससे बढ़ के मेरे लिए खुशी कोई भी नहीं होगी दोस्तों, आप सफल बनो। कहीं भी कोई डाउट है तो मेरे से जरूर पूछा करो, मैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर जवाब दूंगा। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों है। और वो आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम, फिर आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका। तो भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको बोलते हैं डीपीएसपी। तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य के कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना करता है, यह अवधारणा कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड से। और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। कहां से लिया गया है मूल अधिकार, तो याद रखना अमेरिका से लिया गया है। अच्छा आप बोलो जरा सा कि मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। स्वतंत्रता, 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 समानता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। और बंधुत्व का सिद्धांत जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो लिया गया फ्रांस से। और एक कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति जो ली गई है वो कहां से ली गई है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया, कनाडा से। और भी कुछ चीजें हैं वो देख लो। दक्षिण अफ्रीका से कितना बार पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और संविधान संशोधन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया फ्रांस से। संवर्धित सूची का प्रावधान और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता बैठक जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन संविधान के
संविधान में जो लिया गया वो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। और आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार का स्थगन होता है उसमें अपवाद में 20 और 21 अनुच्छेद जो है वो स्थगित नहीं होता, याद रखना। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और रूस से, जिसको पूर्व सोवियत संघ बोलते थे पहले, रूस से लिया गया मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श जो लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना और वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।